Now, Honorable Deputy Chairman ji. आदरणीय सभापति जी, आपने बोलने का अवसर दिया, आभार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय सभापति जी, आपने मेरे प्रति जो सकारात्मक प्रेरक शब्द कहे वो मेरी स्मृति के स्थायी अंग होंगे। आदरणीय खड़गे जी ने जो उद्गार प्रोत्साहन मेरे लिए कहा वो अभी मेरे जीवन का अंग होगा। मैं सबसे पहले जो आज माननीय सदस्य रिटायर हो रहे हैं, जिनमें मैं भी हूं, जो आपने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भावनाएं उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की, उनसे खुद को जोड़ता हूं। ये सभी माननीय सदस्य स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, इनका उज्जवल भविष्य हो और देश को इसी तरह राह दिखाते रहें, ये कामना करता हूं। राज्यसभा में हर 2 वर्ष बाद अमूमन बसंत में 1/3 सदस्य विदा लेते हैं। व्यापक अनुभव ज्ञान से समृद्ध होकर देश के नीति निर्धारण में अपनी भूमिका निभाकर उतने ही सदस्य नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और सपनों के साथ मुल्क की नई इबारत लिखने आते हैं। जैसे वसंत में पुरानी पत्तियों की जगह नई पत्तियां और कोपलें आती हैं, इसी तरह आने वाले सभी नए सदस्यों को भी हमारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मेरे सार्वजनिक जीवन के जो भी मार्गदर्शक रहे उन सबके प्रति आभार। आदरणीय नीतीश जी हमें राज्यसभा में लाए, उनके प्रति आभार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहले टर्म में मैं इस महान सदन का उपसभापति बना। आपको जितना मेरे प्रति, आपके प्रति जो उद्गार है वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार और कृतज्ञता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरे मिलने के मौके बहुत कम होते हैं क्योंकि फंक्शनल रिश्ता सीधा नहीं है, पर जब भी मिला बहुत कुछ सीखा। उनकी चर्चा के केंद्र में हमेशा रहा सदन कैसे श्रेष्ठ ढंग से चले, दुनिया की आदर्श संसद कैसे बने, अन्य लोकतांत्रिक देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेज क्या हैं, क्या तकनीक के साथ वहां बदलाव हो रहे हैं, संसद को और जीवंत बनाए रखने और सिर्फ ये दिल्ली में स्थित एक केंद्र न रहे, संस्था न रहे, गांव-गांव तक युवाओं को, महिलाओं को कैसे आप लोग जोड़ सकते हैं। इस देशज सोच के अनुसार आप सोचें, आप लोग काम करें। इसलिए हमेशा उन्होंने पढ़ने के लिए, जानने के लिए प्रेरणा दी, इसके लिए भी आभार और कृतज्ञता। हमें उपसभापति बनाने में एनडीए घटक के सभी दलों ने पहल की। आदरणीय नीतीश जी की सक्रियता, आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन समेत एनडीए के सभी दलों को बहुत धन्यवाद। पर उपसभापति बनने के बाद सभी दलों के सभी माननीय सदस्यों का स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन मिला। एक एक व्यक्ति के प्रति मेरा आभार। उपसभापति बना तब के चेयरमैन आदरणीय वेंकैया नायडू जी का मार्गदर्शन उनसे सीखा, उनके प्रति भी कृतज्ञता। और इस पद पर रहे सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता। और सर, आपके आने के बाद लगातार यह प्रयास रहा कि कैसे और बेहतर हम तरीके से संसद चलाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भूला नहीं जयराम जी, आदरणीय, यस, मैं उनका भी स्मरण किया। सभी इस सदन के माननीय सदस्य जेपी नड्डा जी का मर्यादित आचरण, शालीनता के साथ अपनी बातें रखना, सदन के एटिकेट्स और नियमों का पालन करना याद रहेगा। हमें सहयोग और हमारे लिए जीवन का अवसर है माननीय एलओपी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ बैठने का सुअवसर, उनके प्रति आभार। सदन में हमेशा उनकी मौजूदगी, राजनीति का लंबा अनुभव और हर पल सजग रहना, यहां तक कि कोई सदस्य बोल रहा है, कोई शब्द छूट गए तो मुझसे पूछते। इसलिए आपसे बहुत सीखने का मौका मिला सर। आपका जो व्यापक अनुभव है उससे हमें जानने का भी अवसर मिला देश की राजनीति। संसदीय मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, बहुत सुंदर तरीके से हिंदी में तर्कपूर्ण और प्रेम से बातें रखना वो हमेशा सर मुझे याद रहेगा। संसदीय मामलों के ही राज्य मंत्री एल मुरुगन जी, उनकी भी भूमिका हमेशा हमें स्मरणीय रहेगी। सांसद बनकर आया तो उपसभापति थे पीजे कुरियन जी, उनसे भी सीखा सर। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी, आदरणीय शरद पवार जी, माननीय दिग्विजय जी और बहुत सारे सीनियर लोग यहाँ रहे। ये सभी इनका योगदान और इनकी बातें हमेशा स्मृति में रहेंगी। लेकिन इसके साथ सभी दलों के फ्लोर लीडर्स, सभी चीफ व्हिप्स, मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन,
इनमें से एक एक व्यक्ति के प्रति मेरा सम्मान, मैं नाम लेता सबका एक एक का, पर समय को ध्यान में रखते हुए इसी के साथ सदन में बेहतर कामकाज संभव बनाने वाले सेक्रेटरिएट के सभी लोगों, मार्शल्स, अटेंडेंट्स को मेरा धन्यवाद। सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी जी की मदद, हर पल कठिन कामों को भी हंसते हंसते पूरा कराने की शैली याद रहेगी। साथ ही पोर्ट टर्मिनस के रूप में थोड़े बहुत जो स्टाफ मेरे साथ रहे, उनकी पल पल की तत्परता, उसने मेरे काम को संभव बनाया, उनको भी मैं याद करता हूं। सदन के हर सदस्य की खूबियां और विशिष्टताएं हैं जिनसे हमारा अनुभव संसार बहुत समृद्ध और आलोकित हुआ। शायद हम सदन के पहले उपसभापति हैं जो लगातार सदन में आपके साथ बैठकर आपकी बातों को बहुत धैर्य से सुनते रहे, सदन में भी और चेयर पर भी। इसलिए आपने अच्छे श्रोता होने का संयम और धैर्य सिखाया। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस मृदुता, सौम्यता से कठोर बात कह लेने की कला माननीय प्रमोद तिवारी जी में है, वह अविस्मरणीय है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, माननीय श्री त्रिचु शिवाजी, श्री घनश्याम तिवारी जी, डॉक्टर सस्मित पात्रा, अनेक मैं नाम लूं, भाई जॉन ब्रिटास जी जिससे नहीं होते तो संसद में उनकी अनुपस्थिति खलती है। उनकी मौजूदगी जीवंतता का एहसास कराती है। माननीय जयराम रमेश जी, हम यहां हो वहां हो, पर उनका स्वर हमेशा सुनने को मिलता रहता, अविरत निरंतर। अनेक सदस्य जिन्हें मैं आज कहूं जो रिटायर हो रहे हैं, तो उनमें फौजिया खान जी, प्रियंका जी समेत सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधा मूर्ति जी जब बोलती हैं, पीछे हमारे बैठे होंगे भाई राम जी, हरीश वीरान जी, दादा सुखेंदु शेखर राय जी, रीता व्रत बनर्जी जी, सुमित्रा वाल्मीकि जी, मयंक जी, गोविंद भाई समेत अनेक लोगों की खूबियों को मैं गिना सकता हूं, पर समय की मर्यादा है, इसलिए उनसे क्षमा के साथ आप में से एक एक व्यक्ति जिनकी खूबियों को जिनसे सुनकर सीखा, उनके प्रति कृतज्ञता के साथ, पर उन्हें भी याद करूं जब सर संसद में आया, जिनके प्रेरणा और प्रोत्साहन का, जिनको देख करके प्रेरणा मिली, माननीय अरुण जेटली जी, जिन्हें अपनी बात सुनाने के लिए आवाज ऊंचा करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, माननीय गुलाम नबी आजाद जी, वो आनंद शर्मा जी, ऐसे अनेक सहृदय वरिष्ठ जन, उन सबको मैं सम्मान के साथ याद करता हूं। सर, जिस गांव में पैदा हुआ, 6 महीने हम बाढ़ में पानी में रहा करते थे, वहीं जन्मना, गुजर जाना हमारी नियति थी। हमारी दुनिया बहुत सीमित थी। वहां के अति सामान्य परिवार से यहां तक की हुई यात्रा में हमारे ही गांव के जयप्रकाश जी और उस क्षेत्र की रहनुमाई करने वाले आदरणीय चंद्रशेखर जी जैसे लोग भी प्रेरक रहे। इस सदन के कुछ अनुभव मैं आपको आज जरूर शेयर करना चाहूंगा। 2014 में इस सदन में आया, विपक्ष में था, तब नए सुधारों, प्रयोगों, डिजिटाइजेशन के आरंभ काल में हमारा मानस कैसा था। उस दौर में एक अति वरिष्ठ सदस्य, मैं नाम नहीं लेना चाहता और नाम लेना मेरा मकसद है सर, पर मानस हम सबका कैसा था वो बताना चाहता हूं। वह डिजिटाइजेशन के प्रति संशय के सवाल उठा रहे थे। क्या गांव की हाट में लोग आलू टमाटर क्रेडिट कार्ड से खरीदेंगे? हाट में उस गरीब महिला के पास पीओएस मशीन होगी? क्या उसके पास बिजली कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन है और बहुत कठोर सब सर। यानी तब देश की फिजा में सार्वजनिक जीवन में यह उदासी नैराश्य था, यह कथन उसी का प्रतिबिंब था सर। पर सिर्फ 10 सालों में 1-2 गांव क्या पूरी अर्थव्यवस्था डिजिटल है। सिर्फ 1 महीने जनवरी में 2026 में 21 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन द्वारा 28 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है सर। आईएमएफ ने यूपीआई को दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कहा है। आज वैश्विक रियल टाइम लेन देन का 49% इसी यूपीआई से होता है सर। ये आज 12 वर्षों बाद देश की फिजा में आस्था है और भारत के विकसित भविष्य के प्रति देश दुनिया के लोग गौर कर रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक तथ्य सर बता सकता हूं जो हमें बताते हैं कि हमारा सामर्थ्य आज कितना, हम क्या कर सकते हैं और कहां से कहां पहुंचे। सर मुझे याद है पहली बार विदेश गया था 1994 में पत्रकार के रूप में, तब भारत की पहचान धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन कहा जाता था कि साधु, सपेरों, जादूगरों और गरीबों का मुल्क है। एक नारायण मूर्ति जी ने किस तरह चीजों को बदला कि दुनिया में हमारी प्रतिभा की पहचान होने लगी और थॉमस फ्रीडमैन जैसे व्यक्ति को किताब लिखने पड़ी, द वर्ल्ड इज फ्लैट। आज मैं सर सोचता हूं कि जो हमारी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ रहा है उसमें 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, 125 यूनिकार हैं। कल्पना करें
कि जब नारायण मूर्ति जी के रास्ते पर उस रोल मॉडल के हजारों लाखों लोग आने वाले भारत में निकलेंगे, तब हम कहां खड़े होंगे। सर, यहां रहते साक्षी बना कि 12 वर्षों में अनेक रिमार्केबल युगांतकारी विधेयक सदन ने पारित किया, मसलन दिवालिया कानून, बेनामी संपत्ति कानून, 3 तलाक कानून, जीएसटी कानून, धारा 370 का निरस्तीकरण, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, 1,500 से अधिक पुराने कानूनों का निरस्त होना। जो करना चाहता था सदस्य के रूप में, और कभी कभी कोशिश की, वो मेरी कामना है सर। जैसे हम सब सदन में और समितियों में प्रायः सुनते हैं कि इस क्षेत्र में बजट में एलोकेशन बहुत कम है, बड़े बड़े विकसित देशों में इतना एलोकेशन हो गया, पर शायद सर ये संसाधन कहां से आएंगे, इस पर भी गौर करना हमारा फर्ज है। देश का बजट हमारी दृष्टि में एक परिवार के बजट जैसा ही है। आमद कैसे बढ़े यह सोचना परिवार के मुखिया की तरह देश की सर्वोच्च पंचायत में बैठे हम जैसे लोगों का भी दायित्व है। हमारा धर्म है कि समस्या के साथ हम समाधान बताएं, और ये सर मैं नहीं कह रहा। देश के पहले स्पीकर श्री जीवी मावलंकर जी ने 18 अप्रैल 50 को एस्टीमेट कमेटी में कहा, उसका मैं सार बता रहा हूं सर, वो कोट पढ़ने लायक है। हमारे संसदीय जीवन में रचनात्मकता के बजाय अक्सर विरोध की प्रवृत्ति हावी रही है। बिना गहराई के सोचे समझे हम सरकार के हर प्रस्ताव पर संदेह करते हैं, जबकि जरूरत है कि हम जिम्मेदारी साझा करते हुए समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएं। इसी सदन में सर मैंने सदन के पूर्व सदस्य सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को 28 मार्च 2018 को एक मेंबर के रूप में फेयरवेल भाषण उनका सुना। वो मेरे मस्तिष्क में आज भी यादगार के रूप में मौजूद है। उन्होंने कहा, आई कोट, राष्ट्रीय हित के मुद्दों और राष्ट्रीय संकट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 30 मार्च 72 को ऐसे ही फेयरवेल स्पीच में कहा था, वो मैं कोट करता हूं सर। सो आई होप that even though many of the members belong to opposition parties, they will give some thought to the tremendous problems which confront our country, the great challenge which we face in creating a new society, work together in spite of our differences, and even sometimes opposing points of view to create a better life for all of our people. सर, जब मैं यहाँ आया, दीवारों पर हमारे बहुत अच्छी सूक्तियाँ लिखी हैं, रामायण महाभारत से लेकर अन्य ग्रंथों के सारा, उस पर एक तुलसीदास की चौपाई है सर। हम गांव में जब अपढ़ लोगों की संख्या ही ज्यादा थी, पर यह श्लोक मैंने वहां सुना था, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति दाना। ये यहां भी लिखा हुआ है सर। राष्ट्रीय सवालों पर हम आम सहमति बना सकें, क्योंकि देश है तब दल हैं तब हम हैं सर। ये मेरी कामना होगी। हमने संसद में जो बदलाव देखा सर, हमने अपने दौर में जब सांसद के रूप में काम शुरू किया सर, तो पेपर्स के पुलिंदा आते थे सर। आज डिजिटाइजेशन के कारण संसद की कार्यवाही लगभग पेपरलेस है। ये बड़ी उपलब्धि है सर। हमारा मानना है कि संसद के रूल्स को डिजिटल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा के अनुरूप बनाने के साथ साथ सदन को सुचारू रूप से चलाने में पैदा हो रही नई समस्याओं से भी हमें मिलकर निपटने की जरूरत है। एक निजी अनुभव और सर, जब मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर को पढ़ना शुरू किया सर, तो लगा कि पहले चेयर पे जो लोग होते थे वो हाउस को कंडक्ट करते थे, यानी किसी दल में होता था, कुछ लोग होते थे, उनको दल भी समर्थन नहीं करते थे, जो एटिकेट्स को और नियमों को तोड़ते थे, उनके दल उनको समर्थन नहीं करते थे। आज स्थिति बदली है। पहले चेयर पर आने के बाद सदन को नियंत्रित करने के लिए अनुरोध करना पड़ता है, पहले कंडक्ट कराना पड़ता था, क्योंकि लोग स्वतः रूल्स को फॉलो करते थे। आज पहले कंट्रोल करने की अपील करके कोशिश होती है, तब हम कंडक्ट करा पाते हैं। इस पर हम सबको मिलकर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। सर, हमारी संसद के इन हाउस प्रयासों के अलावा बीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता वाले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2007 में जैसी संस्थाओं ने संसद के कामकाज को आज के समय के अनुरूप प्रभावी बनाने की सिफारिश की। आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में 2000 में ओवरलैप ऑफ मैंडेट्स बिटवीन पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशें बड़ी महत्वपूर्ण है। विश्वास है कि यह सदन इन चीजों पर गौर करेगा। सर, यादगार पल रहा हमारे लिए पुराने संसद भवन में, जहां आजादी के इतिहास के बदलाव का वो साक्षी था। कोविड के दौरान कम समय में बने इस भव्य नए संसद इमारत में 47 तक विकसित भारत बनाने के नए सपनों, नए संकल्पों के साथ हम आए। यही यादगार रहेगा सर। अंत में हमारे यहाँ बड़ा मशहूर शब्द है, और बौद्ध धर्म के उद्गम से इसे हमने जाना, पर मैं जब इसको तहकीकात कर रहा था तो पाया चरैवती चरैवती, ये वैदिक परंपरा ऐत्रेय ब्राह्मण से निकला शब्द है सर।
कीप मूविंग, कीप वॉकिंग, मार्च ऑन, यानी जीवन में कभी न रुकने, थकने या विषम परिस्थितियों में निरंतर आगे बढ़ते रहने, कर्मशीलता की प्रेरणा इसी सदन से मिलती है। सदन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे सर। और भगवान बुद्ध कहते थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लगातार हम सक्रिय रहें, गतिशील रहें, सभी के कल्याण और सुख के लिए। इसलिए हम सब मिल करके हम जा रहे हैं जहाँ रहें, और जो आ रहे हैं, और ये सदन आने वाले समय में भी इसी प्रेरणा से चिरैवती आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। आप सबको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। धन्यवाद। आदरणीय खड़गे जी अपना विदाई भाषण में एक अपेक्षा व्यक्त की, तो मेरा भी दायित्व तो बनता है कुछ अपेक्षा को पूरा करूं। वैसे मैं शेर शायरी की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूं, प्रतापगढ़ी का काम है। कर्म ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। Honorable members, as many